हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। उसमें से हमको देखना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। वो हमने शुरू कर दिया था और वहाँ से हमने देखा था कैपिटल ए दैट इज कॉल्ड एज एसएन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। इसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसे भी बोलेंगे। इनमें से हमने 3 रिएक्शन पढ़े थे। पहला जो रिएक्शन था वो था रिएक्शन ऑफ RX विथ एल्कोहल, सॉरी विथ एल्कोहलिक एक्वस KOH। दूसरा रिएक्शन जो था वो था विलियमसन सिंथेसिस और तीसरा रिएक्शन जो था वो था हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। अभी हम लोग यहाँ पे एसएन रिएक्शन में 4th रिएक्शन पढ़ेंगे। इसमें रहेगा रिएक्शन विथ सोडियम साइनाइड। क्या करेंगे? रिएक्शन विथ सोडियम साइनाइड, या तो हम लोग यहाँ पे पोटेशियम साइनाइड को भी यूज कर सकते हैं और जिसको हम बोलेंगे KCN। ठीक है, तो ये 4th रिएक्शन ए का और 5th रिएक्शन दोनों सेम वे से होते हैं, मतलब दोनों में जो रिएक्टेंट रहेगा वो सिमिलर वे से ही रहेगा। क्लियर? अब पहली बात का ध्यान रखना है कि हमको रिएक्शन किसके साथ करना है। रिएक्शन करना है RX के साथ और रिएक्शन किसका करना है? KCN का। तो अब यहाँ पे ऐसा होता है, हम RX का रिएक्शन करते हैं KCN के साथ। KCN का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये रहेगा C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, और जब ये रिएक्शन हम करते हैं तो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट मिलता है RCN। क्या मिलेगा? RCN। साथ में यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट रिलीज होगा वो रहेगा KX। क्या रहेगा? KX। अब इसका नॉमेनक्लेचर हम लोग देखेंगे तो इसका नाम होना चाहिए हेलो एल्केन। क्या होना चाहिए? हेलो एल्केन। इसको हम बोलेंगे पोटेशियम साइनाइड। क्या बोलेंगे? पोटेशियम साइनाइड। यहाँ पे जो हमको पहला प्रोडक्ट मिला हुआ है, मेन प्रोडक्ट, इसका नाम रहेगा एल्केन नाइट्राइल। ये है उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर और इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर रहेगा अल्काइल साइनाइड। इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर क्या रहेगा? अल्काइल साइनाइड। साथ में हमको यहाँ पे मिलेगा पोटेशियम हैलाइड। तो ये रहेगा हमारा रिएक्शन नंबर 4 और इस रिएक्शन नंबर 4 में हमने हेलो एल्केन का रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड के साथ किया है। ठीक है, अब ये रिएक्शन एग्जैक्टली वर्क कैसे करेगा वो हमको देखना पड़ेगा। अब इसमें हम देखेंगे तो R अटैच टू X, जिसको हम लोग एल्काइल हैलाइड बोलेंगे या तो हम इसको हेलो एल्केन बोलेंगे, और इसका रिएक्शन हम करेंगे KCN के साथ। K सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। अब हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना हुआ है ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में है, और ये सिंगल बॉन्ड जो रहेगा वो पोटेशियम और कार्बन के बीच में है। क्लियर? अब हम इसकी बात करेंगे तो इसमें हैलोजन इज अ गुड लिविंग ग्रुप एंड दैट्स व्हाई हैलोजन जो रहेगा वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए तैयार ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग RX का रिएक्शन KCN के साथ करेंगे और यहाँ पे हम RX का बॉन्ड तोड़ेंगे तो X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और X जो रहेगा वो गुड लिविंग ग्रुप है, और इसीलिए हमने RX बॉन्ड को ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे हमको मिलेगा R+, साथ में मिलेगा X-। ठीक है, तो ये हो गई R और X के बीच की रिएक्शन। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो K और C के बीच में सिंगल बॉन्ड है, C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अब यहाँ पे जो K है पोटेशियम, ये मेटल है और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जब नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये क्या करेगा? इस बॉन्ड को इजीली तोड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इस बॉन्ड का
आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, और आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड जो होता है वो इजीली टूट जाता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और इसीलिए ये कन्वर्ट हो जाएगा K प्लस C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर और कार्बन के ऊपर नेगेटिव। क्वेश्चन इज दैट हमने KCN का बॉन्ड क्यों तोड़ा, और KCN का बॉन्ड इसलिए तोड़ा बिकॉज K इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जब किसी नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये बॉन्ड इजीली टूट जाता है और बॉन्ड शिफ्ट करते हैं हम लोग नॉन मेटल के ऊपर, और यहाँ पे जो नॉन मेटल है वो कौन है, कार्बन है। तो इस प्रकार से हमने बॉन्ड को कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर दिया है, एंड दैट्स व्हाई कार्बन विल गेट नेगेटिव चार्ज एंड पोटेशियम विल गेट्स पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। तो इस प्रकार से हमने बॉन्ड का यहाँ पे डिसोसिएशन कर दिया है। अब जो हैलोजन है जो कि गुड लिविंग ग्रुप का काम करता है, अब ये X-1 जो रहेगा वो क्या करेगा, K प्लस के साथ चले जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, KX पोटेशियम हैलाइड, तो ये मिलेगा हमको सबसे पहले। अब क्या हुआ, ये R प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये R प्लस जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल को पुल करने की कोशिश करेगा। अब हम देखेंगे तो इसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हम कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो 3 बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे कार्बन के पास 8, मतलब कार्बन ने ऑक्टेट कंप्लीट किया है। हम नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन ने 1 2 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, 3 bonds contains 6 electron and 1 lone pair contains 2 electrons, तो टोटल बन जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन 8 इलेक्ट्रॉन विथ नेगेटिव चार्ज इज कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रॉन रिच। नाइट्रोजन विथ 8 इलेक्ट्रॉन with lone pair, it is also considered as a electron rich। हमने 11th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज क्या होता है वो देखा था, और उसके हिसाब से ये कार्बन जो C ट्रिपल बॉन्ड N का कार्बन नेगेटिव है, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच। ऑल्सो द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन C ट्रिपल बॉन्ड N इज इलेक्ट्रॉन रिच, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन रिच है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो कार्बन यहाँ पे है, मतलब R प्लस है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को इस कार्बन नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन रिच है, इन दोनों में से कौन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। निगेटिव चार्ज इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैं यहाँ पे इस निगेटिव चार्ज के बदले यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख सकता हूँ, लेकिन कार्बन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव चार्ज की वजह से है। किसके वजह से है, नेगेटिव चार्ज की वजह से, और नाइट्रोजन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो लोन पेयर के वजह से है। क्लियर। तो हम कार्बन के थ्रू भी अटैक कर सकते हैं, हम नाइट्रोजन के थ्रू भी अटैक करेंगे। इफ हम कार्बन के थ्रू अटैक करते हैं R प्लस के ऊपर जो कि खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, देन प्रोडक्ट विल बी RC ट्रिपल बॉन्ड N। क्लियर। ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं साइनाइड कंपाउंड। कौन से कंपाउंड बोलेंगे, साइनाइड कंपाउंड। इफ हम रिएक्शन नाइट्रोजन के थ्रू करते हैं तो यहाँ पे हमको मिलेगा R अटैच टू N ट्रिपल बॉन्ड C। अब नाइट्रोजन ने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया तो नाइट्रोजन विल बी +1, कार्बन का निगेटिव चार्ज एज इट इज रहेगा तो C-, तो प्लस माइनस, तो ये मॉलिक्यूल रहेगा न्यूट्रल।
अब आप बोलोगे कि सर नाइट्रोजन पॉजिटिव है और कार्बन निगेटिव है और ये दोनों एडजेसेंट एटम्स के ऊपर अपोजिट चार्ज है, तो ये बॉन्ड बनाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, और जब ये नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा तो उसमें से 3 रहेंगे नॉर्मल बॉन्ड और 1 रहेगा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि R+ जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये एक्सेप्टर का काम करेगा, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर क्या करेगा, इसको देगा। तो इन दोनों के बीच में N और R के बीच में कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, और तो ये जो बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है, और इसीलिए नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर का नेगेटिव चार्ज एज इट इज रहेगा। और ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? आइसोसाइनाइड। तो हमारे हिसाब से यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है, एक तो साइनाइड बन सकता है, दूसरा आइसोसाइनाइड बन सकता है। साइनाइड तब बनेगा जब ये CN ग्रुप इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन के थ्रू अटैक करेगा। आइसोसाइनाइड तब बनेगा जब ये CN ग्रुप नाइट्रोजन जिसके पास लोन पेयर है उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट R के ऊपर अटैक करेगा। दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम ये देखते हैं कि जब नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल मॉलिक्यूल दोनों में से नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास H2O का ऑक्सीजन है जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, और हम यहाँ पे OH- का ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है, इसमें भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन है H2O में वो न्यूट्रल है, और OH में जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो नेगेटिवली चार्ज्ड का रिएक्टिविटी हमेशा न्यूट्रल से ज़्यादा होता है। इसका मतलब इस कार्बन का रिएक्टिविटी ज़्यादा है और नाइट्रोजन का रिएक्टिविटी कम है। इसीलिए इसके पहले कि नाइट्रोजन इस R के साथ बॉन्ड बनाए, ये कार्बन क्या करेगा, इस R के साथ बॉन्ड बनाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन का रिएक्टिविटी ज़्यादा है, और कार्बन का रिएक्टिविटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसलिए हमने 2 वे प्रेडिक्ट किए थे, या तो ये कार्बन के थ्रू अटैक करेगा या तो ये नाइट्रोजन के थ्रू अटैक करेगा। तो ये नाइट्रोजन के थ्रू अटैक पॉसिबल नहीं है, और कार्बन के थ्रू अटैक जो रहेगा वो पॉसिबल रहेगा। इसीलिए हमको मिलने वाला जो प्रोडक्ट रहेगा वो क्या मिलना चाहिए, साइनाइड मिलना चाहिए। हमको इस रिएक्शन में आइसोसाइनाइड नहीं मिलेगा। क्लियर? तो इस प्रकार से ये रहेगा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, और मिलने वाला जो प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, एल्केन नाइट्राइल। इस प्रकार से या तो अल्काइल साइनाइड मिलेगा, आइसोसाइनाइड नहीं मिलेगा। किसके साथ रिएक्शन किया हमने, KCN के साथ रिएक्शन किया, तो इस प्रकार से हमको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल गया। क्लियर? ध्यान रखना है कि कार्बन के थ्रू अटैक क्यों किया, नाइट्रोजन के थ्रू अटैक क्यों नहीं किया। क्यों? बिकॉज नेगेटिव चार्ज का रिएक्टिविटी हमेशा न्यूट्रल से ज़्यादा रहेगा। जो सिंपल वे से समझना चाहते हैं उनके लिए हम ऐसे बॉक्स बनाएंगे, तो K X के साथ बॉन्ड बनाएगा और R जो रहेगा वो C के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो हमको मिलेगा RCN। साथ में ये क्या करेगा, KX को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो ये रहेगा जनरल रिएक्शन का मैकेनिज्म कि किस प्रकार से ये रिएक्शन को पूरा करेगा। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं और उस एग्जाम्पल में देखेंगे कि ये किस प्रकार से बॉन्ड को यहाँ पे क्या करेगा, ब्रेक करेगा। आप भी खुद वीडियो को पॉज करके उस एग्जाम्पल का मैकेनिज्म कर सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है CH3 CH2Cl का रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग KC ट्रिपल बॉन्ड N पोटेशियम साइनाइड। पहले हम यहाँ पे देखेंगे तो Cl इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे Cl के ऊपर। तो यहाँ पे हमको जो मिलेगा नेक्स्ट वो मिलेगा CH3 CH2+1 विथ Cl-1। अब देखो
इसके पास लोन पेयर है, ये हमको भूलना नहीं है। उससे अच्छी बात ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, या तो हम इसको बोलेंगे ये रिएक्टिव मेटल है। कौन है? रिएक्टिव मेटल। रिएक्टिव मेटल और लेस रिएक्टिव मेटल, या तो हम लिख सकते हैं दिस इज हाईली रिएक्टिव मेटल। ठीक है, तो हाईली रिएक्टिव मेटल और लेस रिएक्टिव मेटल में फर्क इतना है कि लेस रिएक्टिव मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद नहीं करेगा, बिकॉज मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन देना। तो जो मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन देता है उसको बोलेंगे हाईली रिएक्टिव मेटल, और जो मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, मतलब वो इजीली रिएक्शन शो नहीं करेगा, उसको बोलेंगे हम लोग लेस रिएक्टिव मेटल। लेस रिएक्टिव मेटल का एग्जांपल हम देख सकते हैं सिल्वर, गोल्ड, ये ऐसे मेटल्स है, ये है तो मेटल लेकिन ये इजीली रिएक्शन शो नहीं करते हैं। हम के होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाईली रिएक्टिव मेटल। लेकिन जब सिल्वर की बात करेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग लेस रिएक्टिव मेटल। तो ये कैसा है? लेस रिएक्टिव मेटल है। बाद में हम लोग इसके ऊपर भी आएंगे, फिलहाल के लिए सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम दीज आर लेस रिएक्टिव मेटल, बट सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल। और जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं, और इसीलिए ये बॉन्ड ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये K+ इजीली बॉन्ड को शिफ्ट करेगा, बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव चाहते हैं कि उनके ऊपर प्लस चार्ज आए, और प्लस चार्ज तभी आएगा जब इस बॉन्ड को हम लोग क्या करेंगे, इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट करेंगे, तब जाके यहाँ पे हमको मिलेगा K+ C ट्रिपल बॉन्ड N, कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड नाइट्रोजन हैविंग लोन पेयर। अब बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, जिसका नेचर होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, और अभी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को पुल करेंगे, तो यहाँ पे ये K+ जो रहेगा वो Cl- के साथ जाएगा, तो हमको मिलेगा KCl पोटेशियम क्लोराइड। फिर क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज के पास दो पॉसिबिलिटी है, कार्बन भी इलेक्ट्रॉन रिच है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन रिच है, बट नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन रिचनेस न्यूट्रल से ज़्यादा होता है, और इसीलिए नाइट्रोजन अटैक नहीं करेगा, कार्बन ही अटैक करेगा। और जब कार्बन यहाँ पे अटैक करेगा तो मिलने वाला प्रोडक्ट रहेगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये रहेगा हमारा प्रोडक्ट। साथ में बाय प्रोडक्ट जो रहेगा वो रहेगा KCl पोटेशियम क्लोराइड। अब बात आती है नॉमेनक्लेचर की, वो भी देख लेते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर बोलता है एल्केन नाइट्राइल। एल्केन नाइट्राइल में हम टोटल पैरेंट चेन काउंट करेंगे। क्या करेंगे? पैरेंट चेन काउंट करेंगे। इस पैरेंट चेन में टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए यहाँ पे आना चाहिए प्रोप। ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड, तो ये रहेगा प्रोपेन का E निकालेंगे और ये बन जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। E नहीं निकालेंगे, ये रहेगा प्रोपेन नाइट्राइल, तो ये बन जाएगा इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर। कॉमन नॉमेनक्लेचर में ये साइनाइड जो है वो आता है CN के लिए, और अल्काइल आता है R के लिए। तो R में यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 और 2, तो R में 2 कार्बन होने की वजह से इसका नाम होना चाहिए इथाइल साइनाइड। क्या होना चाहिए? इथाइल साइनाइड। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको इथाइल साइनाइड मतलब प्रोपेन नाइट्राइल, ये रहेगा हमारा मेन प्रोडक्ट। अल्काइल साइनाइड में से अल्काइल आता है R ग्रुप के लिए, मतलब CN के साथ जो है,
और CN के लिए आता है साइनाइड, तो हम कॉमन नॉमेनक्लेचर में इसको अलग से काउंट करेंगे, क्योंकि साइनाइड हम CN के लिए कंसीडर करेंगे तो उसके साथ 2 कार्बन का ग्रुप अटैच्ड है, और 2 कार्बन का जो ग्रुप रहेगा वो कौन सा रहेगा, इथाइल रहेगा, और इसीलिए इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर रहेगा इथाइल साइनाइड, और IUPAC नॉमेनक्लेचर रहेगा प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, तो ये रहेगा इस रिएक्शन विद KCN का पहला एग्जाम्पल। ठीक है, हम एक ही एग्जाम्पल लेंगे और इसको अब यहाँ से डायरेक्ट हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो पहला जो हमने 4th वाला रिएक्शन यहाँ पे पढ़ा था, तो ये 4th वाला रिएक्शन कौन सा था, रिएक्शन विद KCN। अब हम यहाँ पे जो 5th नंबर का रिएक्शन पढ़ेंगे, ये रहेगा रिएक्शन विथ AgCN। देखो यहाँ पे KCN था, यहाँ पे AgCN है, मतलब अब Ag के हिसाब से जाएंगे, पहले हमने K के हिसाब से देखा था। क्लियर है, तो इसमें रिएक्शन क्या रहेगा, R अटैच टू X ऑन रिएक्शन विथ Ag, C ट्रिपल बॉन्ड N, और इन दोनों का रिएक्शन क्या होता है वो देखेंगे। क्लियर, इनका नाम लिख सकते हैं, ये होना चाहिए हेलो एल्केन, क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन। इसका नाम रहेगा सिल्वर साइनाइड। सिल्वर इज ए लेस रिएक्टिव मेटल, और लेस रिएक्टिव मेटल है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद नहीं करेगा। क्लियर, यहाँ पे K को बोलने की जरूरत नहीं है, कार्बन इसके पहले कार्बन इस पोटेशियम को बोले कि आपका बॉन्ड हमको शिफ्ट करना है खुद की तरफ, इसके पहले ही ये K जो रहेगा वो क्या करेगा, बॉन्ड को तोड़ देगा। क्यों, क्योंकि इसका रिएक्टिविटी ज्यादा है। अब देखो RX प्लस Ag C ट्रिपल बॉन्ड N। क्लियर है, अब इनकी बात करते हैं तो ये बॉन्ड को इजीली तोड़ देंगे, बिकॉज हैलोजन इज अ गुड लिविंग ग्रुप। और अब इस बॉन्ड को तोड़ने के बाद हमको मिलेगा R प्लस और X माइनस। क्लियर, अब ये R प्लस जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये चाहेगा कि वो इलेक्ट्रॉन रिच के साथ बॉन्ड बनाए। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे जो K था वो कैसा था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव था। यहाँ पे Ag की बात करेंगे तो Ag जो रहेगा वो लेस रिएक्टिव है, और वो लेस रिएक्टिव होने की वजह से वो बॉन्ड को तोड़ना पसंद नहीं करेगा। और जब बॉन्ड को तोड़ना पसंद नहीं करेगा, ये कार्बन बोल रहा है Ag को कि आप मेरे साथ का बॉन्ड तोड़ दो, तो ये Ag बोल रहा है कि इफ हम आपके साथ का बॉन्ड तोड़ देंगे तो ये बॉन्ड टूटने के बाद ये बन जाएगा नेगेटिव और ये बन जाएगा पॉजिटिव, तो ये Ag बन जाएगा +1। और Ag का कहना ऐसा है कि मैं लेस रिएक्टिव मेटल हूँ, और लेस रिएक्टिव मेटल हूँ, मैं लेस वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हूँ। और वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से इफ पॉजिटिव चार्ज आता है तो मेरी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, और इसीलिए मैं बॉन्ड ब्रेक नहीं करूँगा। और इसीलिए Ag ने कार्बन के साथ का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि Ag का कहना ऐसा है कि मैं लेस रिएक्टिव होने की वजह से मैं बिना कुछ ऐसी कंडीशन आए कि कोई अनस्टेबल है, मैं अपना बॉन्ड नहीं तोड़ूंगा। तो अब कार्बन जो रहेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, और जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने के लिए इस बॉन्ड को तोड़ना होगा, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए यहाँ पे जो मेटल रहेगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए, तब जाके हमको Cn- इजीली मिलेगा। लेकिन यहाँ पे लेस रिएक्टिव मेटल है, वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होने की वजह से ये इस बॉन्ड को इजीली नहीं तोड़ेगा। तो कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच नहीं बनेगा, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज बनेगा, क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन ना ही नेगेटिव चार्ज है ना ही लोन पेयर है। तो अब ये कार्बन जो रहेगा वो इस R+ के ऊपर रिएक्शन नहीं कर सकता।
लेकिन नाइट्रोजन की बात करेंगे तो ये खुद एक इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि इसके पास 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर है, तो कुल मिला के इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन जो रहेगा वो डोनर का काम कर सकता है, ये कार्बन जो रहेगा वो डोनर का काम नहीं कर सकता है। अब फिर भी कार्बन इसको बोल ही रहा है कि Ag के साथ का बॉन्ड तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन Ag और K में फ़र्क इतना है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, बॉन्ड को इजीली तोड़ा था, ये इजीली बॉन्ड छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और इसलिए कार्बन जो रहेगा वो Ag के साथ का बॉन्ड नहीं तोड़ रहा है। अब इस पूरे मॉलिक्यूल में ओनली नाइट्रोजन एक ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन रिच है, जो इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव को या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को क्या कर सकता है, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो नाइट्रोजन के साइड से होगा, कार्बन के साइड से नहीं होगा। फिर यहाँ पे हमको मिलेगा R, जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन अटैच टू Ag। नाइट्रोजन ने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, तो नाइट्रोजन विल बी प्लस, R विल बी माइनस। R प्लस माइनस दोनों चार्ज आने की वजह से ये R बिकम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो नाउ नाइट्रोजन गेट्स विच चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये कार्बन फिर से बोल रहा है Ag को कि पहले हमने आपको रिक्वेस्ट की थी, तो आपने ये बोल के बॉन्ड तोड़ने के लिए मना किया था कि इफ़ बॉन्ड तोड़ते हैं तो मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और मैं वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा, और इसीलिए मैं बॉन्ड ब्रेक करना पसंद नहीं करता। उस टाइम पे ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, तो Ag ने ये बहाना बताया कि ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो मेरे यहाँ पे होने से आपकी स्टेबिलिटी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं यहाँ पे हूँ, आप बोल रहे हो कि आपको मेरे साथ का बॉन्ड तोड़ना है, लेकिन Ag ने बोला कि मैं आपके साथ हूँ तो आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, आप न्यूट्रल हो, और न्यूट्रल रहोगे मतलब आपका स्टेबिलिटी कम नहीं हुआ है, तो आप मुझे रहने दो। जिस दिन आपको ऐसा लगा कि मेरे वजह से आप लोगों का स्टेबिलिटी कम हो गया है, उस दिन मैं खुद चले जाऊंगा, और वो टाइम अब आ गया है। यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं था, तो इसलिए Ag ने जो बोला था कि मेरे वजह से आप लोगों का स्टेबिलिटी कम होता है, तो मैं बॉन्ड तोड़ दूंगा। तब तक मैं बॉन्ड नहीं तोड़ूंगा, बिकॉज आई एम लेस रिएक्टिव, मेरी रिएक्टिविटी कम है, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। अब जैसे ही इस नाइट्रोजन ने इस कार्बन के साथ, इस अल्किल ग्रुप के साथ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया है। अब ये कार्बन इसको बोल रहा है कि देखो अब तो तुमको बॉन्ड ब्रेक करना ही होगा। क्यों? क्योंकि इस मॉलिक्यूल के ऊपर, हमारे मॉलिक्यूल के ऊपर +1 चार्ज आ गया है, और जब हम आपके साथ का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और प्लस माइनस तो मॉलिक्यूल बन जाएगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और इसीलिए अब हमारी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आपको इस बॉन्ड को तोड़ना ही होगा। तो इस प्रकार से अब ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल बन गया है, और इसीलिए Ag को अब कार्बन के साथ का बॉन्ड तोड़ना ही होगा, और इसीलिए इस बॉन्ड को हम लोग कार्बन के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो कार्बन विल बी नेगेटिव एंड Ag विल बी पॉजिटिव। और इस प्रकार से यहाँ पे हमको जो मॉलिक्यूल मिलेगा ये रहेगा R अटैच टू N, C ट्रिपल बॉन्ड, N ट्रिपल बॉन्ड C, C विल बी नेगेटिव, N विल बी पॉजिटिव, और ये जो मॉलिक्यूल रहेगा ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे जो X माइनस है, ये X माइनस क्या करेगा, अब Ag प्लस के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे हमको जो बाय प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, AgX मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमको प्रोडक्ट मिलेगा R अटैच टू N, C ट्रिपल बॉन्ड, माइनस चार्ज विल बी प्लस, साथ में बाय प्रोडक्ट रहेगा AgX। इसका जो नाम रहेगा IUPAC वो रहेगा एल्केन आइसोनाइट्राइल, और कॉमन नॉमेनक्लेचर रहेगा अल्काइल आइसोसाइनाइड। क्लियर? इस प्रकार से तो ये आइसोसाइनाइड जो रहेगा वो NC के लिए आएगा, और एल्काइल जो रहेगा वो R के लिए आएगा।
ठीक है। तो पैरेंट चेन के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एल्केन और फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या रहेगा, आइसोनाइट्राइल। तो इस प्रकार से ये रहेगा उनका नॉमेनक्लेचर और इस प्रकार से यहाँ पे हमने मैकेनिज्म को देख लिया। कार्बन एक्स बॉन्ड को तोड़ के कार्बन पॉजिटिव, आर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, AgC के बीच का बॉन्ड नहीं टूटा, उसका रीजन यहाँ पे बताया था। इसलिए नाइट्रोजन जो इलेक्ट्रॉन रिच है इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे हमको मिलेगा RNC और ये RNC 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव और ये अपोजिट चार्ज होने की वजह से ये RNC जो रहेगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। तो इस प्रकार से हमने इन दोनों का मैकेनिज्म देख लिया है, ठीक है। तो साइनाइड मिलेगा या आइसोसाइनाइड मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि हम रिएक्शन किसके साथ करने वाले हैं। हम KCN के साथ रिएक्शन करेंगे तो साइनाइड मिलेगा और AgCN के साथ रिएक्शन करेंगे तो आइसोसाइनाइड मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इस रिएक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ये जो हमने देखा है रिएक्शन 4 और रिएक्शन 5, रिएक्शन विद KCN और यहाँ पे रिएक्शन विद AgCN, ऐसे ही 2 और रिएक्शन आते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसी को नंबर 6 कर देता हूँ, इसको नंबर 6 कर देते हैं और इसको हम लोग नंबर 7 कर देते हैं। क्लियर? मतलब पहला रिएक्टेंट सेम है, दूसरा जो रिएक्टेंट रहेगा यहाँ पे रहेगा KNO2, क्या रहेगा, KNO2, जिसको हम बोलेंगे नाइट्रो NO2। यहाँ पे रहेंगे रिएक्शन विथ KNO2, यहाँ पे रहेगा रिएक्शन विथ AgNO2, तो यहाँ पे रहेगा AgNO2, ठीक है। सिल्वर कंपाउंड रहेगा, यहाँ पे साइनाइड कंपाउंड रहेगा। क्लियर? तो यहाँ पे अब प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो हमको नहीं पता है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे स्पेस छोड़ देते हैं कि यहाँ पे हमको प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए। क्लियर? क्योंकि मैकेनिज्म करेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए। क्लियर है? अब इस प्रकार से पहला रिएक्शन देखते हैं, R अटैच टू X का रिएक्शन करेंगे K अटैच टू O अटैच टू N डबल बॉन्ड O। क्लियर? इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स है और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर्स है, इस प्रकार से। क्लियर? इसको तोड़ेंगे, हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और वैसे भी वो गुड लिविंग ग्रुप है, तो बॉन्ड को X के ऊपर ही क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इट विल बी R प्लस एंड X माइनस। क्लियर? अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें K जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होने की वजह से वो क्या करेगा, इस बॉन्ड को ईजिली तोड़ना पसंद करेगा। और जैसे ही हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा K प्लस, यहाँ पे रहेगा O माइनस N डबल बॉन्ड O विथ लोन पेयर, इसके पास रहेगा लोन पेयर और यहाँ पे रहेंगे 2 लोन पेयर। क्लियर? इफ हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारा X ऑक्सीजन है और ये मान के चलेंगे कि ये Y ऑक्सीजन है, तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है और जब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगा तो ये रहेगा O डबल बॉन्ड N अटैच टू O माइनस, here will be lone pair, this neutral oxygen having 2 lone pairs and this negatively charged oxygen having 2 lone pair। Clear? अब जो राइट साइड में था उसको हमने Y ऑक्सीजन बोला था, इसको X ऑक्सीजन, तो ये है X ऑक्सीजन और ये रहेगा Y ऑक्सीजन। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या करेगा, शो करेगा। तो X और Y दोनों हमारे इक्विवेलेंट है, इसलिए हम X के थ्रू अटैक करें या Y ऑक्सीजन के थ्रू अटैक करें, कुछ फर्क यहाँ पे पड़ने वाला नहीं है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल में से नेगेटिव चार्ज का रिएक्टिविटी ज़्यादा है और नेगेटिव चार्ज का रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। सही है?
ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, और जैसे ऑक्सीजन के थ्रू अटैक करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा R अटैच टू O अटैच टू N डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो इस कंपाउंड को बोलते हैं एल्केन नाइट्राइल। क्या बोलेंगे, एल्केन नाइट्राइल। तो इस प्रकार से जब KNO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे रहेगा R अटैच टू O अटैच टू NO, और इसका नाम जो रहेगा वो रहेगा एल्केन नाइट्राइल। तो एल्केन पैरेंट चेन में जितने कार्बन रहेंगे उसके लिए, और नाइट्राइल जो रहेगा वो किसके लिए रहेगा, फंक्शनल ग्रुप के लिए। और इस प्रकार से हमने इसका रिएक्शन यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, तो किसको यूज़ किया था हमने, KNO2 को यूज़ किया था, इसलिए ऑक्सीजन फ्री हुआ क्योंकि K का रिएक्टिविटी ज़्यादा है, और इसीलिए हमको यहाँ पे ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बनाया R के साथ। अब यहाँ पे जो K प्लस रिलीज हुआ था, ये K प्लस क्या करेगा, X माइनस के साथ रिएक्शन करेगा तो KX बन जाएगा। क्लियर, तो ये किसके साथ रिएक्शन था, KNO2 के साथ रिएक्शन था। क्लियर, अब यहाँ पे हम लोग दूसरा जो रिएक्शन करके देखेंगे, वो रिएक्शन हमको KNO2 की जगह क्या करना पड़ेगा, AgNO2 के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा। किसके साथ, AgNO2 के साथ। क्लियर, अब हम लोग यहाँ पे AgNO2 को यूज करेंगे तो यहाँ पे होना चाहिए Ag। अब क्या होगा, अब क्या होगा, Ag ऑक्सीजन के साथ का बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा। अब Ag ऑक्सीजन के साथ का बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के थ्रू क्या करेगा, R के ऊपर अटैक करेगा। और जब नाइट्रोजन के लोन पेयर के थ्रू ये R के ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पे बन जाएगा R। अब ये क्यों करेगा ये अभी रिपीट नहीं करूँगा, हमने KCN और AgCN में देख लिया था विथ रीजन। ठीक है, तो ये बन जाएगा R प्लस चार्ज पहले से है अटैच टू N। ये N और R में N इज एक्ट एज अ डोनर एंड R इज एक्ट एज अ एक्सेप्टर, तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। R ने एक्सेप्ट किया तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और N ने डोनेट किया तो प्लस चार्ज आएगा। ऑलरेडी नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन विथ Ag ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो पहले उन्होंने ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बनाया था तो हमको नाइट्राइल मिला था। क्या मिला था, नाइट्राइल। अब क्या होगा, इसमें नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनाया है क्योंकि ऑक्सीजन फ्री नहीं होगा। ये दोनों ऑक्सीजन कैसे आइडेंटिकल होते हैं वो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। इस R के ऊपर एक माइनस और एक प्लस चार्ज है, और दो अपोजिट चार्ज होने की वजह से ये R बन जाएगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बट ये जो मॉलिक्यूल है पूरा का पूरा ये बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। मतलब इस मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी कम हो गया है, और इस मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए अब क्या होगा, Ag और O के बीच का बॉन्ड हमको तोड़ना होगा। और जैसे ही हम Ag और O के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे तो बॉन्ड शिफ्ट करेंगे ऑक्सीजन पे, बिकॉज ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Ag से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमको मिलेगा हमारा मेन प्रोडक्ट R अटैच टू N अटैच टू O माइनस N प्लस डबल बॉन्ड O। क्लियर, ये जो होता है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है, तो ये रहेगा R अटैच टू N डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन हैविंग प्लस चार्ज एंड ऑक्सीजन हैविंग माइनस चार्ज। क्लियर, इस प्रकार से हमको यहाँ पे मॉलिक्यूल मिल जाएगा। इस नाइट्राइल कंपाउंड को ऐसे लिखते हैं R अटैच टू O अटैच टू NO, ये शो करने के लिए कि इस NO2 में से, मतलब ये जो पूरा का पूरा बना हुआ है ये NO2 का बना हुआ है, तो उस NO2 में से ऑक्सीजन भी बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है, बट नाइट्राइल में ऑक्सीजन के थ्रू ये R को अटैच्ड है, और इसलिए हमको यहाँ पे शो करना है। जैसे साइनाइड में किया था R अटैच टू CN या तो R अटैच टू NC। ये सिर्फ ये बताने का काम करता है कि जो CN ग्रुप है, ये CN ग्रुप यहाँ पे भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है। तो CN जब R के साथ अटैच होगा तो किसके थ्रू, कार्बन के थ्रू साइनाइड बन गया।
CnR के साथ अटैच्ड है, किसके थ्रू? नाइट्रोजन के थ्रू। तो ये क्या बन गया? आइसोसाइनेट बन गया। तो हमको मॉलिक्यूल को लिखने के टाइम पे इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम उनका लिंकेज किस प्रकार से शो करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने के टाइम पे RONO ऐसा लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे R अटैच टू NO2 डायरेक्टली। इसका मतलब ये NO2 ग्रुप जो रहेगा वो R के साथ किसके थ्रू अटैच्ड है? नाइट्रोजन के थ्रू अटैच्ड है। यहाँ पे ऑक्सीजन के थ्रू, यहाँ पे नाइट्रोजन के थ्रू। इसमें नाम था एल्केन नाइट्राइल, इसमें जो नाम रहेगा ये रहेगा एल्केन। NO2 जो होता है वो नाइट्रो आता है, तो इसका नाम जो रहेगा वो रहेगा नाइट्रो एल्केन। क्या रहेगा? नाइट्रो एल्केन। और एल्केन जो रहेगा वो किसका काम करेगा? पैरेंट चेन का काम करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने KNO2 और AgNO2 रिएक्टेंट में मेटल को चेंज किया, तो मिलने वाला जो प्रोडक्ट रहेगा वो डिफरेंट मिल गया। नाइट्राइल के प्रॉपर्टी अलग है और नाइट्रो के प्रॉपर्टी अलग है, इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि हम सिर्फ मेटल को चेंज करते हैं, तो मेटल को चेंज करने की वजह से मिलने वाला जो प्रोडक्ट रहेगा वो कैसा रहेगा? डिफरेंट रहेगा। तो 4, 5 और 6, 7 दोनों का मैकेनिज्म सेम तरीके से है, सिमिलर वे से है, सिर्फ हमने जो अटैच ग्रुप था उसको थोड़ा सा क्या कर दिया? चेंज कर दिया। ठीक है, तो पहले हमने नाइट्राइल का मैकेनिज्म देखा, अब हमने नाइट्रो का मैकेनिज्म यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि मैकेनिज्म हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है रिएक्शन को समझने के लिए। क्लियर है? अब इसमें हम लोग आगे देखेंगे कि जो एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है, वो एग्जाम्पल्स को कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें जो पहला एग्जाम्पल है वो CH3 CH2Cl। अब दो तरीके से रिएक्शन करेंगे। ठीक है, अब दो तरीके से रिएक्शन करेंगे। पहले मैंने यहाँ पे यूज़ किया है AgNO2, यहाँ पे यूज़ किया हुआ है KNO2। Ag जब रहेगा तब नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के थ्रू, नाइट्रोजन के थ्रू, तो यहाँ पे मिलना चाहिए CH3 CH2NO2। जब ये K के साथ रहेगा तो ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बनाएगा, तो ये रहेगा CH3 CH2O अटैच टू NO। इसमें देखेंगे तो फंक्शनल ग्रुप जो होता है, मतलब पेरेंट चेन देखेंगे, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 2। तो पेरेंट चेन का नाम जो रहेगा वो रहेगा इथेन। और NO2 का मतलब होता है नाइट्रो, तो इसका नाम रहेगा नाइट्रो एल्केन, मतलब नाइट्रो इथेन। इसमें देखेंगे तो पेरेंट चेन जो रहेगा उसमें 2 कार्बन है, तो पेरेंट चेन का नाम रहेगा इथेन। और इस फंक्शनल ग्रुप के लिए हम यूज़ करते हैं नाइट्राइल, तो इसका नाम रहेगा इथेन नाइट्राइल। क्या रहेगा? इथेन नाइट्राइल। तो इस प्रकार से नाइट्रो इथेन भी बना सकते हैं और इथेन नाइट्राइल भी बना सकते हैं। हमारा मेन जो सबस्ट्रेट रहेगा वो सेम रहेगा, सिर्फ रिएजेंट चेंज किया। KNO2 से अलग मिला और AgNO2 से हमको प्रोडक्ट जो रहेगा वो क्या मिल जाएगा? अलग मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इन रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगे। अब हमने रिएक्शन देख लिया है 4, 5, 6 और 7। ठीक है, अब एक थोड़ा सा पोर्शन छूट गया था रिएक्शन नंबर 4 के लिए। तो रिएक्शन नंबर जो 4 था वो क्या था? RX का रिएक्शन KCN के साथ करते हैं तो प्रोडक्ट विल बी RCN विथ एलिमिनेशन ऑफ KX। सही है, तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। क्लियर? ये जो RCN है, R अटैच टू C ट्रिपल बॉन्ड N, ये यहाँ पे 3 टाइप के रिएक्शन शो करता है। ठीक है, इफ हम इस साइनाइड का रिडक्शन करेंगे, मतलब क्या यूज करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। तो वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? क्या करेगा? वो रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन को सप्लाई करेगा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे। और जब वो हाइड्रोजन को सप्लाई करेगा तो यहाँ से एक एक बॉन्ड टूट जाएगा और ये बन जाएगा CH2 अटैच टू NH2। तो इफ
रिएक्शन नंबर 4 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। रिएक्शन नंबर 4 में हम ये जो प्रोडक्ट मिला था साइनाइड, उस साइनाइड का हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं और साइनाइड का रिडक्शन करते हैं, तो ये CN बॉन्ड जो रहेगा वो टूट के ये बन जाएगा R अटैच टू CH2 अटैच टू NH2 और इसको हम बोलेंगे प्राइमरी अमाइन। क्या बोलेंगे? प्राइमरी अमाइन, ठीक है। साथ में हम इनका हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, तो सेकंड नंबर में हम लिखते हैं हाइड्रोलिसिस, या तो हाइड्रेशन लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ H2O कर सकते हैं। क्लियर? ये एडिशन ऑफ H2O दो तरीके से होता है, एक होता है कंप्लीट और दूसरा होता है पार्शियल या तो इनकम्प्लीट, ठीक है। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट मिलेगा R अटैच टू C डबल बॉन्ड OH विथ एलिमिनेशन ऑफ NH3, और हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मिलेगा R अटैच टू C डबल बॉन्ड O अटैच टू NH2। तो इस प्रकार से ये रहेगा रिएक्शन नंबर 4 का जो प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट से हम उस रिएक्शन को और आगे किस प्रकार से लेके जा सकते हैं। उसका रिडक्शन करेंगे तो प्राइमरी अमाइन मिलेगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, और पार्शियल या तो इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा अमाइड। ये अमाइन है, ये अमाइड है। कार्बन डायरेक्टली अटैच टू NH2 अल्काइल ग्रुप को इट इज कॉल्ड एज अमाइन, और C डबल बॉन्ड O को नाइट्रोजन जब डायरेक्टली अटैच्ड होता है तो इट इज कॉल्ड एज अमाइड। तो हमको अमाइन, अमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड ये तीनों मिल सकते हैं। क्लियर? कब? जब यहाँ पे हमको जो प्रोडक्ट मिला था उस रिएक्शन को और आगे लेके जाते हैं तो ये क्या करेगा, इस प्रकार के हमको प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। अब ये 6 और 7 आपने लिखा होगा, इसलिए इस रिएक्शन के जो क्या बोलते हैं उसको हम लोग एग्जाम्पल्स होते हैं, वो मैं वहाँ पे उस साइड में क्या करूँगा, लिखूँगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे कि ये किस प्रकार से यहाँ पे क्या करेगा, रिएक्शन को शो करेगा। तो हमको एग्जाम्पल्स जो है वो किसके देखना है, इस साइनाइड के। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज CH3 CH2 CN। क्लियर? इसका हमको हाइड्रोलिसिस करना है। पहले हम लोग पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं और बाद में कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे, H2O को ऐड करेंगे, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, इस प्रकार से। क्लियर है? इसमें दैट नाइट्रोजन हैविंग विच वन लोन पेयर। क्लियर? इसमें H2O जो रहेगा इट इज कन्वर्टेड इनटू H प्लस एंड OH माइनस। अब इसमें देखेंगे हम लोग तो ये जो हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन, वो क्या करेगा, इस नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, और जब वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट जो रहेगा वो बनना चाहिए CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N अटैच टू H। H के ऊपर पहले प्लस चार्ज था। नाइट्रोजन इज एक्ट एज अ डोनर, हाइड्रोजन इज एक्ट एज अ एक्सेप्टर, तो हाइड्रोजन गेट्स नेगेटिव चार्ज एंड नाइट्रोजन गेट्स पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर प्लस माइनस दोनों चार्ज है और इसीलिए ये बन जाएगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब हमने वाटर में से H प्लस को यूज़ किया, OH को यूज़ नहीं किया। अब इसमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहे तो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो इसमें इस मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी कम हो गया है। तो स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को तोड़ेंगे, और जैसे कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है इसलिए हमने इस बॉन्ड को शिफ्ट किया नाइट्रोजन के ऊपर, तो नाइट्रोजन बिकम नेगेटिव एंड कार्बन बिकम पॉजिटिव। अब यहाँ पे नाइट्रोजन प्लस माइनस दोनों चार्ज है एंड दैट्स वाई दिस नाइट्रोजन इज कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और इसका लोन पेयर वापस कर देंगे। अब इस प्रकार से ये मॉलिक्यूल बन गया। इस मॉलिक्यूल में देखेंगे तो अभी भी एक पॉजिटिव चार्ज है
और इस पॉजिटिव चार्ज को एक्सेप्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस OH माइनस को बुलाएंगे। क्या करेंगे, OH माइनस को बुलाएंगे। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर, तो इसने OH के साथ बॉन्ड बनाया, लेकिन इसके पहले का जो इंटरमीडिएट था शॉर्ट लिव्ड, उसमें भी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके ऊपर जो नाइट्रोजन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो भी तो OH के साथ बॉन्ड बना सकता है। लेकिन नाइट्रोजन ने अभी यहाँ पे 4 बॉन्ड बना लिए हैं, और नाइट्रोजन के पास 4 ही सबशेल होते हैं। कौन से S, P, D और F, सॉरी S, P1, P2 एंड P3। और इसने 4 बॉन्ड बनाने के लिए S, P1, P2, P3 चारों ऑर्बिटल यूज कर लिए हैं, तो इस नाइट्रोजन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए ये नाइट्रोजन उस OH का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो कार्बन कैसे करेगा, क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में S, P1, P2 एंड P3 ये 4 ऑर्बिटल है, और जब वो 4 बॉन्ड बनाएगा तो S, P1, P2, P3 चारों को यूज करेगा। लेकिन उसने एक बॉन्ड तोड़ा है नाइट्रोजन के साथ, तो वो बॉन्ड नाइट्रोजन पे शिफ्ट किया, नाइट्रोजन के ऊपर बॉन्ड अनसिमेट्रिकली तोड़ा। इसका मतलब एक p ऑर्बिटल में से, देखो S के पास ऑर्बिटल 1 है, P के पास 3 है, अब S के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, P के पास 2 है, इस P2 के पास 2 है और P3 के पास 2 है, क्योंकि उन्होंने बॉन्ड बनाया है नाइट्रोजन के साथ। अब क्या हुआ, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के एक बॉन्ड तोड़ दिया, और वो बॉन्ड कार्बन के ऊपर शिफ्ट करते तो ये एज इट इज होता, लेकिन बॉन्ड हमने नाइट्रोजन पे शिफ्ट कर दिया है, और इसीलिए कार्बन के एक p ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन करने के वजह से इस नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट कर दिए, और इसीलिए ये p ऑर्बिटल एम्प्टी बन गया। और ये p ऑर्बिटल एम्प्टी होने के वजह से यहाँ पे ये कार्बन एक्सेप्टर का काम कर सकता है, और OH जो रहेगा वो डोनर का काम कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये OH यहाँ पे आएगा, तो ये बन जाएगा CH3, CH2, C डबल बॉन्ड N अटैच टू H, और ये बन जाएगा OH। क्लियर? ठीक है, इस प्रकार से। नहीं समझा? अब इसमें हम देखेंगे तो ये टॉटोमेरिज्म कर सकता है। यहाँ पे ये इन ऑल जैसे है, देखो ना, कार्बन इसका नाइट्रोजन को कार्बन कंसीडर करते हैं तो ये डबल बॉन्ड हो गया तो इन हो गया, और ये ऑल हो गया तो ये इनऑल हो गया। इनऑल को कीटो में कन्वर्ट करेंगे और ये कीटो इनऑल टॉटोमेरिज्म होगा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। उस टाइम पे हमको मिलेगा CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O अटैच टू NH2, और इस प्रकार से हमको क्या मिलेगा, अमाइड मिलेगा जब हम इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे। कंप्लीट का मतलब होता है हम और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो। ठीक है, तो पहले मैं पार्शियल के हिसाब से बताता हूँ कि हमने थोड़ा सा हाइड्रोलिसिस किया, बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल। पार्शियल और कंप्लीट में डिफरेंस क्या है? पार्शियल का मतलब होता है जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स रहेंगे उसके कंपेयर में हम एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बहुत कम करेंगे। कंप्लीट का मतलब होता है हम इतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, या तो ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एक्सेस में रहेंगे, और इसमें पार्शियल में एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो रहेगा वो लिमिटेड रहेगा। तो ये इन दोनों के बीच का क्या हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है। तो हमने पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया तो हमको क्या मिला, अमाइड मिला। ठीक है, समझा नहीं समझा? ये टॉटोमेरिज्म कैसे हुआ, क्लियर है? ये हमने कीटो इनॉल में देखा था कि ये इनॉल का कीटो में और कीटो का इनॉल में कैसे कन्वर्ट होगा। अब इन दोनों में से कौन मेजर रहेगा वो आप अच्छे से फाइंड कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए भी मैंने कंडीशंस लिख के दिए थे कि कब इनॉल ज़्यादा स्टेबल रहेगा और कब कीटो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर लिया है। अब यहाँ पे जिसका मैंने पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया है मैं उसी का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करता हूँ, तो ये बन जाएगा CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O अटैच टू H विथ लोन पेयर। क्लियर? अब फिर से हमने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया H+ और OH-।
इसमें ये जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, C डबल बॉन्ड O अटैच टू फ्री साइड, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनिल ग्रुप। और इस कार्बोनिल ग्रुप में ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये ऑक्सीजन इस कार्बोनिल कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करता है, जिसके वजह से इस कार्बोनिल कार्बन को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। और इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन रिच क्या करेगा, ऑक्सीजन अटैक करेगा। तो इस कार्बन के बॉन्ड 5 बनेंगे जो पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए उसको एक बॉन्ड को तोड़ना होगा। तो यहाँ पे हम बॉन्ड शिफ्ट करेंगे नाइट्रोजन पे, तो इस प्रकार से यहाँ पे मिलने वाला जो प्रोडक्ट रहेगा ये रहेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O अटैच टू OH अटैच टू NH3। और इस प्रकार से हमने और वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, मतलब हमने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया, क्योंकि इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। तो इसका हाइड्रोलिसिस अब पॉसिबल नहीं है, तो ये मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, और मिनिमम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, अमाइड मिलेगा। अब आप बोलोगे कि सर एक ही ऐड करते हैं, हाँ हमने यहाँ पे एक ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया तो भी हमको अमाइड मिला, मतलब बहुत छोटा सा हाइड्रोलिसिस करते हैं, बहुत थोड़ा सा हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको अमाइड मिलेगा, और बहुत कंप्लीट मतलब जहां तक पॉसिबल है वहां तक हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां पे मिलना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं समझा? ठीक है, तो इस प्रकार से ये किसके रिएक्शंस रहेंगे, साइनाइड के रिएक्शंस यहाँ पे रहेंगे। रिडक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, H2 को ऐड करना है, एक यहाँ पे ऐड करते जाएंगे तो क्या मिलेगा, अमाइन मिलेगा। आप बोलोगे सर और ऐड करेंगे तो R अटैच टू CH3 और NH3 नहीं मिलेगा, नहीं, ऐसा एक ही कर सकता है, वो कौन है ये भी मैंने आपको बताया था, रेड फॉस्फोरस और HI वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रहेगा आज के लिए। इस पार्ट में हम लोग इतने ही केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, बचे हुए केमिकल रिएक्शंस हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।